एबीपी न्यूज और सीएनएक्स के ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक बंगाल का मुकाबला कांटे का हो गया है। 2 मई को नतीजों के दिन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे मतदान नजदीक आ रही है, बीजेपी और टीएमसी के बीच सीटों का जो मार्जिन है वो बहुत कम रह गया है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान से पहले एबीपी न्यूज के लिए सर्वे एजेंसी सीएनएक्स ने ओपिनियन पोल किया। इसमें पश्चिम बंगाल की 149 विधानसभा सीटों के 11,920 लोगों से बात की गई है। ये सर्वे 12 से 21 मार्च के बीच किया गया है और इसमें मार्जिन ऑफ एरर 2.5% का है। बंगाल के ताजा सर्वे में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। अनुमान है कि बंगाल में किसी की भी सरकार बन सकती है। एबीपी न्यूज का ये ताजा ओपिनियन पोल बता रहा है कि बंगाल में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा है। अनुमानों के मुताबिक बीजेपी को बड़ा फायदा हो रहा है और टीएमसी को नुकसान हो रहा है। टीएमसी को 136 से 146 सीटें मिलने का अनुमान है और बीजेपी को 130 से 140 सीटें मिल रही हैं। कांग्रेस और लेफ्ट को 14 से 18 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य को 1 से 3 सीट मिल सकती है। वोट प्रतिशत की बात करें तो सर्वे में टीएमसी को 40%, बीजेपी को 38%, कांग्रेस और लेफ्ट को 16% और अन्य को 6% वोट मिल सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि हम क्यों कह रहे हैं कि इस बार काफी उलटफेर हुआ है। ये जानने के लिए पिछले 3 ओपिनियन पोल पर पार्टी वाइज नजर डालते हैं। टीएमसी को 15 फरवरी के सर्वे में 41%, 8 मार्च को 42% और 23 मार्च के सर्वे में 40% वोटों का अनुमान है। बीजेपी को 15 फरवरी के सर्वे में 37%, 8 मार्च को 34% और 23 मार्च के सर्वे में 38% वोटों का अनुमान है। कांग्रेस और लेफ्ट को 15 फरवरी के सर्वे में 17%, 8 मार्च को 20% और 23 मार्च के सर्वे में 16% वोटों का अनुमान है। वहीं अन्य को पहले सर्वे में 5, दूसरे सर्वे में 4 और आज तीसरे सर्वे में 6% वोट मिलने का अनुमान है। सर्वे में बंगाल के लोगों से ये सवाल भी पूछा गया कि विधानसभा चुनाव के बाद आप किसे पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। 39% लोगों ने ममता बनर्जी का नाम लिया है। 22% लोग दिलीप घोष को सीएम देखना चाहते हैं। 6% अधीर रंजन को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, जबकि 12% जनता शुभेंदु अधिकारी को बतौर सीएम देखना चाहती है। 4% लोग मुकुल रॉय के साथ हैं, जबकि 17% मत अन्य के साथ गया है। सीएनएक्स सर्वे में पूछा गया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नंदीग्राम से चुनाव लड़ने से क्या तृणमूल कांग्रेस को फायदा होगा। 45% लोगों को लगता है कि ममता को नंदीग्राम से लड़ने का फायदा मिलेगा। 38% लोगों के मुताबिक फायदा नहीं होगा, जबकि 17% लोगों ने कहा कि कह नहीं सकते। इस ओपिनियन पोल में हमने पश्चिम बंगाल के वोटरों से पूछा था कि क्या आप सरकार बदलना चाहते हैं। 47% लोगों का कहना है कि हाँ, हम बदलना चाहते हैं। 44% लोग सरकार बदलने के पक्ष में नहीं है। वहीं 9% का कहना है कि कुछ नहीं कह सकते। ममता बनर्जी की चोट को लेकर भी सवाल हुआ। ममता बनर्जी ने पैर में लगी चोट को साजिश बताया और विपक्ष इसे सहानुभूति बटोरने की कोशिश बता रहा है। सर्वे में पूछा गया कि किसका दावा सही है। 41% लोगों ने ममता बनर्जी के दावे को सही बताया है, जबकि 42% लोगों ने विपक्ष के दावे को सही करार दिया है। 17% लोगों ने कहा कि कह नहीं सकते। अगला सवाल टीएमसी के केंद्र पर आरोपों को लेकर किया गया। लोगों से पूछा गया कि टीएमसी के केंद्र पर बदले की राजनीति के आरोप से आप कितना सहमत हैं। 44% लोग इस आरोप से सहमत हैं, 38% लोग असहमत हैं, जबकि 18% लोगों ने इस सवाल पर कोई राय नहीं दी। बंगाल में ममता बनर्जी का जादू पिछले 10 सालों से बरकरार है। बीजेपी ने इस बार उनका वर्चस्व खत्म करने में पूरी ताकत झोंक दी है। बंगाल में बाजी कौन मारेगा, इसका पता 2 मई को ही चलेगा। बंगाल में सबसे तेज नतीजे के लिए देखते रहिए एबीपी न्यूज। 2 मई দিদি যাচ্ছে এবার বিজেপি
लाख नौजवान इस प्रदेश में बेरोजगार हैं। 5 राज्यों का ओपिनियन पोल शाम 5 बजे से। फिर याद दिला दें आपको, न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि 5 राज्यों का सबसे विश्वसनीय ओपिनियन पोल आज शाम 5 बजे से लगातार देखिएगा एबीपी न्यूज पर, क्योंकि इलेक्शन मतलब एबीपी न्यूज। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार के लिए बंगाल में डटे हुए हैं। बीजेपी की रैलियों में भीड़ देखकर अमित शाह खूब उत्साहित हैं और 200 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। कल अमित शाह के मेदिनीपुर में रोड शो में उनसे बात की हमारे संवाददाता आदर्श सिंह ने। विश्वास मिल रहा है जनता से? बहुत अच्छा मिलता है, मगर मेरा एबीपी न्यूज से गुजारिश है कि आप भीड़ भी दिखाना जरा, अभी दिखाइए। देखिए ये सर जनसमूह हम लगातार देख रहे हैं, मोदी जी की रैली हो, आपकी रैली हो, लगातार हम देख रहे हैं जनसमूह बहुत उमड़ रहा है। ममता बनर्जी लगातार सर आरोप लगा रही हैं कि हमारा मैनिफेस्टो ले लिया, कॉपी कर लिया, बाहर से लोग आए हुए, क्या कहेंगे सर? चलिए बंगाल की जनता तय करेगी इसको। सर एक और चीज देखी गई है कि जहां भी आप लोग के पोस्टर लग रहे हैं उसको फाड़ दिया जा रहा है, और कई बार ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के तौर पर भी ऐसी ऐसी भाषाओं का प्रयोग कर रही हैं जो एक इस स्तर के राजनेता को शोभा नहीं देता है। कभी वो दुशासन कहती हैं, कभी वो सर पर पैर रखने की बात कहती हैं, कैसे देखते हैं इसे? बंगाल की जनता, मैं नहीं मानता इस तरह की भाषा को पसंद करती है, और सब लोग अपने अपने संस्कार के हिसाब से बात करते हैं, उसमें मेरी कोई टिप्पणी नहीं। सवाल है कि जैसे 3 सीटें शुरुआत में बीजेपी ने की थी, 8 सीटें मौजूदा समय में बाई इलेक्शन के बाद हैं, और आज एक समय ऐसा था जब लेफ्ट के डर की वजह से, टीएमसी के डर की वजह से लोग बीजेपी का झंडा थामने में डरते थे, और आज ये जनसमूह जो देख रहे हैं जिसमें लोग बढ़ चढ़ कर न सिर्फ हिस्सा ले रहे हैं बल्कि खुले तौर पर समर्थन करने की बात कर रहे हैं, ये बदलाव सर का इसका दौर कैसा? ये बदलाव है, 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। एक आखिरी सवाल सर, शुभेंदु अधिकारी को लेकर लगातार अटैक किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने जैसे इसको बैटल बना दिया, व्यक्तिगत लड़ाई को बना लिया है। आप लोग जब भी रैली करने आते हैं आप लोगों पर भी लगातार आरोप प्रत्यारोप करती हैं। पैर भी टूटने की घटना उसमें हुई, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया कि हमला किया गया, कैसे कहेंगे? देखते हैं। देखिए, हम बंगाल के विकास की बात करते हैं, इस तरह की बातों का जवाब देना मेरा काम नहीं है, बंगाल की जनता देगी। सर आखिरी सवाल, कितनी सीटें जीतने की उम्मीद है सर? हम 200 से ज्यादा सीटों के साथ सरकार। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बिहार विधानसभा के भीतर माननीय लोगों के साथ जो कल हुआ वो शर्मसार करने वाला है। नीतीश सरकार ने सदन में सशस्त्र पुलिस संशोधन बिल को पेश किया और पास भी करा लिया, लेकिन इस पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने खूब हंगामा किया। बिल को काला कानून बताते हुए स्पीकर को चैम्बर से निकलने तक नहीं दिया गया। बिहार विधानसभा में पुलिस बल पर किस तरह से बवाल हुआ, देखिए। विपक्ष ने पुलिस बिल को लेकर हंगामा किया, कहा कि ये काला कानून है, और क्योंकि बहुमत है विधानसभा के अंदर एनडीए के पास, तो आसानी से इस बिल को पास कराया गया। इसके बाद जो संसद या विधानसभा में कभी कभार ही दिखता है, विपक्ष की ओर से सबसे ज्यादा बवाल किया गया आरजेडी के विधायकों के द्वारा। इसके बाद मार्चर्स ने जब कार्रवाई शुरू की तो उसका शिकार भी सबसे ज्यादा आरजेडी विधायक ही बने। आरजेडी क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा विपक्षी दल है बिहार में, तो सबसे ज्यादा हंगामा भी आरजेडी कार्यकर्ताओं और आरजेडी विधायकों द्वारा किया गया। मार्शल्स ने आरजेडी विधायकों के साथ मारपीट तक कर दी। नौबत ये आ गई कि विधायकों को सदन के बाहर भागना पड़ गया। विधायक भाग रहे थे, मार्शल्स पीट रहे थे। कुछ विधायकों को तो स्ट्रेचर की मदद से बाहर ले जाया गया है। और विधानसभा में विपक्ष के विधायकों के साथ हुई मारपीट के बहाने आरजेडी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर ले लिया है। जिस समय ये पूरी घटना हुई उस समय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सदन में ही मौजूद थे। सदन के बाहर आने के बाद तेजस्वी ने नीतीश के खिलाफ शब्दों के बाण छोड़ने शुरू कर दिए। आज का दिन जो है काला दिन के रूप में देश की जनता याद करेगी। पुलिस के एक अधिकारी जो है लात से, जूते से जो है वो विधायक को पीटने का काम कर रहे हैं, और ये सारा इशारा कार्रवाई मुख्यमंत्री द्वारा की गई। बड़ा भयावह नज़ारा था जब इस तरह का काम नीतीश कुमार जी के निर्देश पे किया जा रहा था। नीतीश कुमार जी समाजवादी के नाम पे कलंक है। नीतीश कुमार जी पुलिस को सशक्त नहीं, पुलिस को गुंडा बनाना और रंगदार बनाने का काम कर रहे हैं इस कानून से।
ये क्या तानाशाही है कि नहीं है? ये तो हिटलरशाही है ना। अभी क्या करेंगे? सदन में बैठ के मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है। इतना बड़का झूठा पार्टी बीजेपी को कहते हैं, उससे बड़का झूठा ही है। बड़का झूठा पार्टी से बड़का झूठा मुख्यमंत्री है बिहार का। इससे ज्यादा बेशर्म मुख्यमंत्री पूरे हिंदुस्तान भी नहीं होगा। उन्होंने शर्म और नैतिकता को बेच दिया। महिला विधायकों के साथ तक मारपीट विधानसभा के अंदर की गई, लेकिन विधानसभा के बाहर भी कल शिखा जबरदस्त हंगामा हुआ। बेरोजगारी के मुद्दे पर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने विधानसभा घेरने की कोशिश की और वाटर कैनन का इस्तेमाल उन पर करना पड़ गया। वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में चल रहे सियासी बवाल के बीच शिवसेना ने अपने माउथ पीस सामने के जरिए नौकरशाहों पर निशाना साधा और कहा कि परमवीर सिंह, रश्मि शुक्ला, पूर्व होम सेक्रेटरी सुबोध जायसवाल सब बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। सामना में आरोप लगाया गया है कि महाराष्ट्र सरकार को खोखला करने के लिए बीजेपी ने अधिकारियों के साथ सांठगांठ की। इसके साथ ही सामना में लिखा गया और निशाना साधते हुए कहा गया कि परमवीर सिंह ने पत्र लिखकर अपनी भावना व्यक्त की। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन ये भावनाएं मीडिया तक पहुंच जाए और सरकार की कार्यप्रणाली पर संदेह खड़े हो जाए, इसकी व्यवस्था उन्होंने पूरी की। इन दो पत्रों के सहारे राज्य का विपक्ष जो नाच रहा है वो दिलचस्प है। इस जोड़ी में सुबोध जायसवाल, रश्मि शुक्ला आदि वरिष्ठ अधिकारियों की सरकार को अंधेरे में रखकर की गई फोन टैगिंग की रिपोर्ट लेकर विपक्ष के नेता दिल्ली भी पहुंच गए। मतलब राज्य के ये अफसर एक राजनीतिक पार्टी की सेवा कर रहे थे। साथ ही लिखा गया, विपक्ष ने महाराष्ट्र सरकार को खोखला करने के लिए इन अधिकारियों से सांठगांठ की थी और आस्तीन के इन अंगारों को राज्य सरकार ने अपने दामन में रखा था। जिस सरकार का अथवा राज्य का नमक खाते हैं उसी राज्य की बदनामी करने की कोशिश की जाती है। ये साजिश है और इसके पीछे राज्य के लापरवाह विपक्ष का हाथ है। मुखपत्र सामना में विपक्ष पर निशाना साधते हुए महाराष्ट्र सरकार ने विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया, साथ ही इस पूरे प्रकरण के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया। इस बीच बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। आज सुबह 9:15 बजे महाराष्ट्र बीजेपी के सीनियर नेता राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने वाले हैं। बीजेपी नेता राज्यपाल से मांग करेंगे कि उद्धव ठाकरे से बाकायदा रिपोर्ट ली जाए और राष्ट्रपति को भेजी जाए। बता दें आपको, सियासी हलचल और कानून व्यवस्था को लेकर ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि कल देवेंद्र फडणवीस ने विस्फोटक आरोप सरकार पर यह कहकर लगाया कि बाकायदा महाराष्ट्र में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर एक सिंडिकेट चल रहा है, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री को हुई, लेकिन मुख्यमंत्री की जानकारी के बाद भी मुख्यमंत्री ने कार्रवाई नहीं की, बल्कि जिसने इस मामले का खुलासा किया उसको ही हटा दिया गया उसके पद से। इस पूरे मामले में महाराष्ट्र में राजनीतिक घटनाक्रम तेज है। जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आप जानेंगे एबीपी न्यूज पर। डर है कहीं लोगों की लापरवाही, आपकी हमारी लापरवाही फिर से कोरोना को बेकाबू न कर दे। कोरोना से सावधानी की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देने का नतीजा है कि देश पूरी तरह से कोरोना की पकड़ में आ गया है। कोरोना के मामले एक बार फिर चक्रवृद्धि रेट की रफ्तार से बढ़ने लगे हैं। 24 घंटे में देश में कोरोना के 40,715 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 199 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 1,16,86,796 हो गई है। फिलहाल देश में 3,45,377 एक्टिव केस है, जिनमें से 75% केस महाराष्ट्र, पंजाब और केरल में है। देश में कुल 10 राज्य चिन्हित किए गए हैं, जहां कोरोना केस रोजाना तेजी से बढ़ रहे हैं। उन राज्यों में महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और कर्नाटक। इसमें पंजाब की सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ कोरोना के नए केस में 81% केस यूके वेरिएंट के पाए जा रहे हैं, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या पंजाब में एनआरआई लोगों से कोरोना फैल रहा है। कैप्टन सरकार ने नए वेरिएंट का हवाला देकर युवाओं के टीकाकरण की मांग उठाई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कैबिनेट ने 1 अप्रैल से 45 साल के ऊपर सभी लोगों को वैक्सीन की मंजूरी दे दी है। लेकिन हमारी अपील है कि वैक्सीन के साथ साथ आप कोरोना से बचाव के नियमों का पालन भी जरूर करें। महाराष्ट्र की सियासत में आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। आज सुप्रीम कोर्ट में इस केस पर क्या क्या हो सकता है, जानिए इस रिपोर्ट से। आज सुप्रीम कोर्ट में करीब 11:30 बजे परमवीर सिंह की याचिका पर सुनवाई हो सकती है। अब जानिए कि कानूनी तौर पर परमवीर सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट क्या सवाल कर सकती है।
परमबीर ने याचिका में अनिल देशमुख को पार्टी नहीं बनाया है। ऐसे में कोर्ट पूछ सकता है कि जिसके खिलाफ जांच की मांग की जा रही है उसे पार्टी क्यों नहीं बनाया। सुप्रीम कोर्ट ये भी पूछ सकता है कि याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में अपनी मांग क्यों नहीं रखी। एंटीलिया केस में सचिन वाजे के फंसने के बाद उद्धव सरकार ने परमबीर सिंह को मुंबई कमिश्नर पद से हटाकर होमगार्ड विभाग का डीजी बना दिया, जिसके बाद परमबीर सिंह बागी हो गए। अपनी याचिका में परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार आरोपों की सीबीआई जांच की मांग की है। तबादले के महाराष्ट्र सरकार के आदेश को चुनौती दी है। परमबीर सिंह ने याचिका में दावा किया है कि ट्रांसफर आदेश भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 और 21 का उल्लंघन है। याचिका में परमबीर सिंह ने कहा कि तबादले का आदेश सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का उल्लंघन है जिसमें कमिश्नर और डीजीपी पद का कार्यकाल 2 साल निर्धारित किया गया था। महाराष्ट्र में तो मानो किसी ने भानुमति का पिटारा ही खोल दिया हो। हर रोज एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। अब तक मुश्किल में फंसी महाराष्ट्र सरकार को बचाने शरद पवार आते थे, लेकिन अब एक टॉप सीक्रेट दस्तावेज में उनका भी नाम दावा हुआ है कि आ गया है। मंत्री जी के यहां से वो रिपोर्ट गृह मंत्री जी के यहाँ चली गई और उसके बाद इसके ऊपर कार्रवाई होना दूर, कार्रवाई किस पर हुई? कार्रवाई हुई कमिश्नर इंटेलिजेंस पर। देवेंद्र फडणवीस के ट्रांसफर रैकेट के आरोपों के बाद सूत्रों की माने तो एक ऐसा टॉप सीक्रेट दस्तावेज सामने आया है जिसमें एनसीपी प्रमुख शरद पवार और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे तक का नाम है। सूत्रों के मुताबिक टॉप सीक्रेट दस्तावेज से खुलासा हुआ है डीसीपी सचिन पाटिल के नासिक तबादले के लिए संतोष जगताप नाम के एजेंट ने आदित्य ठाकरे से लेकर अनिल देशमुख और अजीत पवार से लेकर शरद पवार तक से मुलाकात की थी। सूत्रों ने बताया कि बाद में शरद पवार ने सीएम उद्धव को व्हाट्सएप मैसेज कर सचिन पाटिल के ट्रांसफर के लिए कहा था। महाराष्ट्र की तत्कालीन इंटेलिजेंस कमिश्नर रश्मि शुक्ला ने 20 अगस्त 2020 को महाराष्ट्र के डीजीपी को गुप्त जानकारी भेजी कि संदिग्धों के मोबाइल को सर्विलांस पर रखा गया है। सूत्रों ने बताया कि कार्ड डिटेल सुनने के बाद पाया गया कि महादेव इंगले नाम के शख्स ने एसपी से डीआईजी तक के 29 अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग की बात की। सूत्रों ने बताया कि रश्मि शुक्ला ने डीजीपी को जो रिपोर्ट भेजी है उसमें दर्ज है कि कुछ अधिकारियों ने एजेंट्स को पैसों का भुगतान किया है। रिपोर्ट में दर्ज है कि 1 दर्जन से ज्यादा अधिकारियों को मनचाही ट्रांसफर या पोस्टिंग मिली है। सूत्रों ने बताया कि डीजीपी सुबोध जायसवाल ने ये टॉप सीक्रेट रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी होम सीताराम कुंटे को 26 अगस्त 2020 को भेजी। सीताराम कुंटे ने रिपोर्ट सीएम उद्धव ठाकरे को भेजी। फिर उद्धव ने ये रिपोर्ट गृह मंत्री अनिल देशमुख को भेजी। दावा किया जा रहा है कि इस दस्तावेज पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जो कि हिंदुस्तान के लिए एक अच्छी खबर है। भारतीय मूल के अमेरिकी डॉक्टर विवेक मूर्ति राष्ट्रपति जो बाइडेन के सर्जन जनरल बनेंगे। अमेरिकी सेनेट ने 57 से 43 वोटों के अंतर से उनकी नियुक्ति पर मुहर लगाई है। डॉक्टर मूर्ति इससे पहले राष्ट्रपति ओबामा के भी सर्जन जनरल थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही उन्हें हटा दिया गया था। लेकिन हिंदुस्तान के लिए बड़ी खबर इस वक्त की, विवेक मूर्ति राष्ट्रपति जो बाइडेन के सर्जन जनरल बनने वाले हैं। कमाल की खबर आपके लिए हम लेकर आए हैं दक्षिण भारत से, जहां एक बिल्कुल अलग तरह की राजनीति देखने को मिल रही है। सोचिए क्या हो, नेताजी आपके घर आए वोट मांगने और आपके गंदे कपड़े धोकर चले जाएं। तमिलनाडु में यही तो हुआ। स्टालिन की सभा में भीड़, कपड़ा धोते एआईएडीएमके उम्मीदवार। आसमान से ली गई इन तस्वीरों में देखिए डीएमके के प्रमुख स्टालिन जब प्रचार के लिए सिलम पहुंचे तो कैसे लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। वहीं दूसरी तस्वीर सत्ताधारी एआईएडीएमके के उम्मीदवार थंगा कथीरावण की है, जो प्रचार में लोगों के कपड़े धो रहे हैं। नागापट्टनम से जयललिता की पार्टी के उम्मीदवार कथीरावण ने प्रचार के दौरान एक महिला को कपड़े धोते देखा तो खुद कपड़े धोने में जुट गए। साथ ही चुनाव की जीत पर महिलाओं को मुफ्त में वॉशिंग मशीन देने का वादा भी किया। दक्षिण में सिनेमा हो या सियासत, अलग अलग तरह की दीवानगी देखने को मिलती है। तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। तमिलनाडु में दोनों पार्टियों की तरफ से मुफ्त में सामान देने के वादों की झड़ी लगा दी गई है। हालांकि सर्वे में सत्ताधारी एआईएडीएमके पर स्टालिन की डीएमके भारी पड़ती नजर आ रही है।
महाराष्ट्र में आए सियासी भूचाल पर बड़ी खबर है। राजनीति रोज यहां करवटें बदल रही हैं और इस बीच जो महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर आई है वो ये है कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की याचिका पर आज देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। परमवीर सिंह की मांगों पर जस्टिस संजय किशन कौल और आर सुभाष रेड्डी की बेंच में सुनवाई होनी है। परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी। साथ ही परमवीर सिंह ने खुद के ट्रांसफर पर रोक लगाने की भी मांग की थी। इसके अलावा उन्होंने अनिल देशमुख के घर के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की मांग की थी। अगर सुप्रीम कोर्ट परमवीर सिंह के ट्रांसफर पर रोक लगा देता है तो इससे महाराष्ट्र सरकार की बहुत बड़ी फजीहत हो सकती है। इस बीच महाराष्ट्र की आघाड़ी सरकार एक और विवाद में फंसती जा रही है। महाराष्ट्र में फूटा एक और साजिश का बम। इसमें कई अफसरों के नाम आते हैं, कुछ सीनियर अफसर्स के भी नाम आते हैं, कुछ सीनियर अफसर के भी नाम आते हैं। क्या महाराष्ट्र में चल रहा था खाकी और खादी का नेक्सस? आईपीएस और बड़े पुलिस पदाधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग में सीधा वसूली हो रही है। क्या उद्धव की जानकारी में चल रही थी ट्रांसफर पोस्टिंग की काली कंपनी? ये सारे कॉल्स इंटरसेप्ट किए हुए हैं। महाराष्ट्र में अब तक डी कंपनी का नाम लिया जाता था, लेकिन मंगलवार को एक और कंपनी का नाम सामने आने के बाद हड़कंप मच गया, जिसका नाम है ट्रांसफर पोस्टिंग कंपनी। और दावा किया जा रहा है कि इस कंपनी के केयरटेकर कोई और नहीं बल्कि शरद पवार हो सकते हैं। सीएम उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य का नाम भी इसमें आ रहा है। और कुछ खुफिया दस्तावेजों के आधार पर दावा किया जा रहा है कि इस काली कंपनी के कई मैनेजर हैं, जिसकी पहुंच महाराष्ट्र की सियासत के अंदर तक थी, लेकिन इसमें से दो बेहद अहम है। ट्रांसफर पोस्टिंग की काली कंपनी के मैनेजर, पहला है संतोष उर्फ सागर जगताप और दूसरा है महादेव इंगले। दावा है कि संतोष और जगताप वो किरदार हैं जिनकी चौखट पर खाकी के बड़े ओहदेदार अपनी पोस्टिंग की पैरवी लेकर पहुंचते थे और राजनीतिक रसूख का फायदा उठाकर ये खाकी को उसके मन मुताबिक मलाईदार पोस्टिंग भी दिलवा देते थे। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र की तत्कालीन इंटेलिजेंस कमिश्नर रश्मि शुक्ला ने 20 अगस्त 2020 को महाराष्ट्र के डीजीपी को संदिग्धों के मोबाइल को सर्विलांस पर रखने की गुप्त जानकारी भेजी थी। फोन इंटरसेप्ट के आधार पर खुलासा हुआ कि दोनों संदिग्धों ने मिलकर पुलिस इंस्पेक्टर से लेकर डीआईजी लेवल तक के 1 दर्जन से ज्यादा अधिकारियों की पोस्टिंग भी कराई। और इन्हीं खुफिया दस्तावेजों के आधार पर ये भी दावा किया जा रहा है कि एक पोस्टिंग में सीधे सीधे शरद पवार और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक एजेंट संतोष जगताप ने डीसीपी सचिन पाटिल के नासिक में ट्रांसफर के लिए मंत्री आदित्य ठाकरे, गृह मंत्री अनिल देशमुख व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से मुलाकात की थी। उसके बाद संतोष जगताप कांग्रेस और एनसीपी के नासिक के विधायकों को लेकर मुंबई में यशवंतराव चव्हाण ऑडिटोरियम में एनसीपी के मुखिया शरद पवार से भी मुलाकात की थी, जिसके बाद शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को व्हाट्सएप पर पैरवी का मैसेज भेजा और पाटिल की पोस्टिंग हो गई। आईपीएस और बड़े पुलिस पदाधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग में सीधा वसूली हो रही है। एक्सटॉर्शन इज बीइंग डन। हमें उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री कार्रवाई करेंगे, लेकिन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय एक ऑनेस्ट बहादुर महिला पदाधिकारी रश्मि शुक्ला नाम है शायद, उसको सिविल डिफेंस का डीजीपी बना दिया गया। हमें लगता है ये सारे षड्यंत्रकारी रिपोर्ट भी है और रश्मि शुक्ला जी ने किसी का भी फोन परमिशन लेके टैप नहीं किया। इलीगल फोन टैपिंग करने का काम वो करती थी। उसी के आधार पे निराधार रिपोर्ट उन्होंने तैयार की। सूत्रों के मुताबिक तत्कालीन डीजीपी सुबोध जायसवाल ने ये टॉप सीक्रेट रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी होम सीताराम कुंटे को 26 अगस्त 2020 को भेजी। फिर सीताराम कुंटे ने रिपोर्ट सीएम उद्धव ठाकरे को बढ़ा दी और आखिर में उद्धव ने ये रिपोर्ट गृह मंत्री अनिल देशमुख को भेजी। मतलब खाकी के ट्रांसफर पोस्टिंग के इस खेल से खादी अच्छी तरह वाकिफ थी और ऑडियो रिकॉर्डिंग की शक्ल में इसी काले कारनामे का कच्चा चिट्ठा पेन ड्राइव में लेकर मंगलवार को देवेंद्र फडणवीस ने
दिल्ली में गृह सचिव से मुलाकात की और सीबीआई जांच की मांग कर दी। जो आरोप लगे हैं वो तो मैंने पुख्ता सबूतों के साथ लगाए हैं और मैं तो दे रहा हूँ, मैं तो मांग कर रहा हूँ कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। मैं तो सारे सबूत दे रहा हूँ। सबसे पहले जो रिपोर्ट उन्होंने भेजी है उसमें 80% नाम ऐसे हैं जिनकी बदली नहीं हुई है। तबादला सीधे कोई मंत्री या मुख्यमंत्री नहीं करता। तबादले के लिए पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड बनाया गया है। बीजेपी के आरोप बड़े हैं और इस बार आरोपों के घेरे में नेता भी बड़े फंसे हैं, इसलिए मुंबई से दिल्ली तक हलचल दिन भर होती रही। सबसे पहले मुंबई में गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की, तो दिल्ली में शिवसेना नेता संजय राउत और प्रफुल्ल पटेल शरद पवार से मिलने पहुंचे। बीजेपी की मोर्चाबंदी महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक मजबूत दिख रही है, जिसके जवाब में बीजेपी के आरोपों को सतही और सस्ती सियासत बताने के सिवा अघाड़ी सरकार के पास ज्यादा कोई तर्क नहीं है और जल्द ही कोई ठोस दलील नहीं दी गई तो आने वाले दिनों में उद्धव सरकार की मुसीबत बढ़ सकती है। आप पिछले कई दिनों से सोच रहे होंगे कि मेरी साथी प्रतिमा मिश्रा स्टूडियो में नहीं दिख रही हैं। तो वैसे कल हमने आपकी मुलाकात प्रतिमा से करवाई थी। प्रतिमा असम में चुनाव कवर करने गई हैं। नमस्ते भारत के दर्शकों के लिए खास तौर पर वो लगातार खबरें भेजती हैं। प्रतिमा मिश्रा ने आज असम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर भेजी है, जिसके मुताबिक वहां के चुनाव में CAA इस बार बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। देखिए ना, कांग्रेस इसे भुनाने में लगी हुई है और बीजेपी खामोश है। यहाँ तक कि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में जो 10 संकल्प कल गिनवाए, CAA का जिक्र तक नहीं किया। क्यों नहीं किया, प्रतिमा मिश्रा से जानिए। असम में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में घुसपैठ रोकने का जिक्र जरूर किया है, लेकिन नागरिकता कानून का कोई जिक्र नहीं किया है, क्योंकि इसे लेकर असम में काफी विरोध हुआ था और बीजेपी इसे शामिल कर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। बीजेपी इसे लागू करने की बात कह रही है, लेकिन जरा बच कर। CAA, Citizens Amendment Act, has been passed by the Parliament, and it is to be implemented. It will be implemented in Latin spirit. हालांकि नागरिकता कानून को लेकर कांग्रेस हमलावर है और उसने सरकार बनने पर CAA रद्द करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद बीजेपी संशोधित NRC की बात कह रही है। No, it is a central act. It is a central act, and it is to be implemented. That's all. NRC will be corrected because this NRC, whatever is published, is full of error. असम में NRC के कारण 19 लाख लोग NRC से बाहर हो गए। उसकी वजह से ऐसा क्योस की स्थिति पैदा हो गई कि लोगों को पता ही नहीं था करें क्या। इसमें कई सारे लोग ऐसे थे जिनके पास तमाम वो कागजात थे जो NRC की सूची में शामिल होने के लिए दिखाने ज़रूरी थे या फिर अपने आप को यहाँ का बताने के लिए ज़रूरी थे। बावजूद इसके NRC की सूची से इनके नाम नदारद हैं। इन्हीं में से एक हैं प्रदीप चैटर्जी, जो 50 साल से असम के जोरहाट में रह रहे हैं। प्रदीप के पिता आर्मी में थे। 1967 में ट्रांसफर होकर असम आ गए थे। 1971 में वो रिटायर हुए तो बस यहीं बस गए, क्योंकि बच्चों की यहाँ पढ़ाई चल रही थी। तो 67 में यहाँ आया, 1967 में। 71 में यहाँ पिताजी रिटायर हुआ है। तब से वो हम सर्टिफिकेट भी दिखाया आपको। ये राष्ट्रभाषा स्कूल में हम लोग एडमिशन लिया था 1967 में। तो हम लोग तो विदेशी नहीं है ना। पिताजी आर्मी में था, देश के लिए लड़ा है, और हम लोग विदेशी की सेवा होगी। आप बोलिए, क्या हम विदेशी हैं? इस सवाल का जवाब देने के लिए तमाम ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो इस बात की गवाही देते हैं, लेकिन NRC वेरिफिकेशन दफ्तर के लोगों ने सेना के इस डॉक्यूमेंट को भी मानने से इनकार कर दिया। तब प्रदीप ने इनका औरंगाबाद हेड ऑफिस से वेरिफिकेशन कराया। वेरीफाई किए दस्तावेजों के बावजूद उनके परिवार के आधे लोगों के नाम NRC लिस्ट में नहीं आए हैं, यानी आधे लोग भारतीय और आधे गैर भारतीय। आखिरकार इसी परिवार में ऐसा कैसे मुमकिन है कि 6 लोगों का नाम NRC की लिस्ट में आ जाए और 6 लोग इसी लिस्ट से बाहर हो जाएं? इसको लेकर परिवार से बात करने की हम कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, परिवार में जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। आनंदिता है हमारे साथ, लिपिका हैं, परिवार की महिलाएं हैं। ये बताइए कि आपका लिस्ट में नाम था या नहीं था? आपका था? नहीं था। तो देखिए, एक ही परिवार में सबसे पहले हैरानी की बात यह है कि 2 बहनें हैं और उनमें एक का नाम था, नहीं था। 2 जन यहाँ रहेगा, 2 बांग्लादेश में भेजेगा। उन लोग तो, इन लोग का तो मोटिव तो यही था ना, जो NRC में जिसका नाम नहीं है उसको बांग्लादेश में भेजेगा।
प्रदीप को अब बाकी लोगों की तरह नागरिकता साबित करने के लिए ट्रिब्यूनल के सामने पेश होना होगा। ट्रिब्यूनल अगर कहेगा तभी उनका परिवार भारतीय साबित हो पाएगा। प्रदीप जैसे तमाम परिवार हैं जिनका यही दर्द है। अब्दुल और पिट्टू को ही लीजिए। छोटा भाई का भी नहीं आया और मेरे पिताजी का नहीं आया, 3-4 जन का नहीं आया। जो भी मतलब डॉक्यूमेंट्स होता है बाकी सब हमने सबमिट किया, स्कूल से लेकर मतलब शादी तक जितने भी उनका डॉक्यूमेंट है, लेकिन फिर भी उनका नाम नहीं आया। असम में 19 लाख से ज्यादा हिंदू परिवार इस मुद्दे से प्रभावित हैं, लेकिन बीजेपी के स्थानीय नेताओं को ये मुद्दा ही नहीं लगता। चुनाव में ये मुद्दा बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने जो कहा का विरोध किया है, इसका मेन रीज़न ये है क्योंकि कांग्रेस की जो सत्ता अभी तक आसाम में रही या देश में ही रही, वो इलीगल वोटर को वोट बैंक के यूज़ में उन्होंने इस्तेमाल किया, तो उनको अपना आधार खिसकता हुआ दिख रहा है। असम के जनता, शिवसागर के जनता दिल से ये कहा जो है ना, कहा को नहीं चाहता है, इसलिए नहीं चाहता कि ये हमारे जाति के विरोध में है या हमारे देश के विरोध में है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में अब ये कह दिया है कि करेक्टेड एनआरसी लागू की जाएगी, यानी एक बार फिर से ये उम्मीद जताई जा रही है कि शायद वो कुछ करें, लेकिन वो लोग जो लिस्ट से बाहर हो चुके हैं उनको कोई खास उम्मीद नजर नहीं आ रही। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज, शिवसागर। बिहार विधानसभा में विधायकों के साथ मारपीट की खबरें आप लगातार एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। अब राहुल गांधी ने उसी खबर के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा है। राहुल ने ट्वीट करके लिखा, बिहार विधानसभा की शर्मनाक घटना से साफ है कि मुख्यमंत्री पूरी तरह आरएसएस बीजेपी में हो चुके हैं। साथ ही लिखते हैं, लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों को सरकार कहलाने का कोई अधिकार नहीं। आगे लिखा, राहुल गांधी ने, विपक्ष फिर भी जनहित में आवाज उठाता रहेगा, हम किसी से नहीं डरते। राहुल गांधी का हमला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कल विधानसभा में मारपीट हुई। मारपीट की घटना सामने आई, जिसके बाद राहुल गांधी ने निशाना साधा। देखिए, महत्वपूर्ण खबर है। जो भी अपडेट आप जानेंगे बिहार विधानसभा के अंदर, बिहार विधानसभा के बाहर जो हुआ, आप जानेंगे एबीपी न्यूज पर लगातार। बात महाराष्ट्र की भी कर लेते हैं। एंटीलिया केस में गिरफ्तार सचिन वाजे पर अब तक लग्जरी गाड़ियों को लेकर खुलासे हो ही रहे हैं। अब लग्जरी होटल को लेकर भी एक बड़ी बात सामने आ गई है। ऐसा लगता है सचिन वाजे खुद को महाराष्ट्र पुलिस का जेम्स बॉन्ड समझता था, क्योंकि उसके शौक भी जेम्स बॉन्ड जैसे ही थे। बॉन्ड की ही तरह उसे लग्जरी गाड़ियों में चलना पसंद था। अब नए खुलासे में वो बॉन्ड की तरह ही लग्जरी होटलों का भी शौकीन पाया गया है। एनआईए सूत्रों ने एबीपी न्यूज को बताया है कि वाजे ने साउथ मुंबई में 100 रातों के लिए एक 5 स्टार होटल बुक कराया था। बुकिंग के लिए होटल को 20 लाख से ज्यादा की रकम दी गई। वाजे ने बुकिंग अपने नाम से नहीं, बल्कि सुशांत सदाशिव खामकर नाम के फर्जी आधार कार्ड पर करवाई थी। फर्जी आधार कार्ड में फोटो वाजे की थी, पर नाम सुशांत खामकर का। एबीपी न्यूज संवाददाता सूरज ओझा ने जब इस 5 स्टार होटल से बात की तो उन्होंने बताया कि होटल पूरे साल भर के लिए बुक था। वाजे पूरे साल जब चाहता तब आकर होटल में रुक सकता था। जिस रात वाजे होटल में रुकता, बुकिंग में उसी स्टे को गिना जाता। होटल केस में एनआईए इस एंगल से भी जांच कर रही है कि बुकिंग के लिए पैसा कहां से आया और इस होटल से वाजे क्या क्या अपडेट करता था। और देखिए, महाराष्ट्र सरकार पर संकट के बादल जिस क्राइम ब्रांच के एपीआई सचिन वाजे की वजह से आए, उसी क्राइम ब्रांच में कल देर रात ताबड़तोड़ ट्रांसफर किए गए। क्यों, समझिए। खेला की चर्चा तो महाराष्ट्र में, बंगाल से होती है, लेकिन खेला महाराष्ट्र में भी चल रहा है। इधर रविशंकर प्रसाद महाराष्ट्र में खेला चलने की बात कर रहे हैं। उधर कुछ ही घंटों बाद क्राइम ब्रांच में खेला हो भी गया। मुंबई क्राइम ब्रांच के 65 अफसरों का ट्रांसफर कर दिया गया। इनमें से 28 इंस्पेक्टर, 16 एपीआई और 19 सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। क्राइम ब्रांच के एपीआई रियाज काजी का ट्रांसफर आर्म्स फोर्स में किया गया है। रियाज काजी क्राइम ब्रांच में वाजे की टीम में थे। एनआईए ने एंटीलिया केस में रियाज काजी से भी पूछताछ की थी। न पाबंदी हो, न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले, नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज।